हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 1 का 5th यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे हाइड्रोडायनामिक्स, जहाँ पे बात किए थे टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्लो में स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो डिस्कस किए थे, दोनों का प्रॉपर्टी एंड दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी डिस्कस कर लिए थे। देन उसके बाद हम लोगों ने बात किए थे क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू क्या होने से कोई भी फ्लो स्ट्रीमलाइन रहता है, कितना हो जाने से टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है, ये हम लोगों ने बात कर ली थी। एंड सबके आखिर में डिस्कस किए थे इक्वेशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो। ठीक है, कोई भी फ्लो अगर कंटिन्यू रहता है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने देखे थे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है देन डेफिनेटली देख लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आपको अप्लाइड फिजिक्स 1 का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। एंड उस प्लेलिस्ट में आप सारे जो क्लासेस है अप्लाइड फिजिक्स 1 का वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से कोई भी क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, कुल 50 क्लासेस है अप्लाइड फिजिक्स 1 का। तो सारे टॉपिक को मैंने कवर किए हैं, फुल सिलेबस एकदम बिल्कुल जो न्यू सिलेबस है 2020 से जो लागू हुआ है वो हम लोग ने पूरा कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलो आज बात करेंगे हम लोग एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड के बारे में। ठीक है, तो कोई भी लिक्विड अगर फ्लो होता है तो उसमें क्या क्या एनर्जी रहता है ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला एनर्जी होता है प्रेशर एनर्जी। ठीक है, प्रेशर एनर्जी। ओके, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एंड तीसरा जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये तीनों एनर्जी फ्लोइंग लिक्विड में रहता है। अब प्रेशर एनर्जी किस लिए आता है, देखो प्रेशर की वजह से लिक्विड फ्लो होता है, तो इसी प्रेशर की वजह से जो एनर्जी लिक्विड में आता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड के पोजीशन की वजह से आता है। ठीक है, कि लिक्विड कितने हाइट पे है। कोई भी एक रेफरेंस लेवल लेते हैं, अगर हम लोग अर्थ सरफेस को मान लेते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर इतना ऊपर पानी है, यहाँ पे एच हाइट पे पानी है एंड यहाँ पे पानी है। ठीक है, तो देखो डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट हाइट में क्या है, डिफरेंट एनर्जी लेवल रहेगा लिक्विड में। ठीक है, एनर्जी स्टोर होके रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज पोजेस्ड बाय द लिक्विड ड्यू टू द हाइट और पोजीशन ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड के पोजीशन की वजह से या फिर हाइट के वजह से जो एनर्जी आता है लिक्विड में उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देन उसके बाद बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी बोले तो क्या, ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कितना वेलोसिटी के साथ, कितना स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो एनर्जी आएगा उसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब लिक्विड के मोशन की वजह से लिक्विड में जो एनर्जी आता है उसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। चलो एक एक करके इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। समझ में आ गया है, प्रेशर एनर्जी लिक्विड के प्रेशर की वजह से आता है, एंड पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड के पोजीशन या फिर हाइट की वजह से आता है, एंड काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के मोशन की वजह से आता है। ओके, तो ये तीन तरह के एनर्जी फ्लोइंग लिक्विड में रहता है। ठीक है, चलो एक एक करके बात करते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड by virtue of its pressure, ठीक है, is called प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी। ओके, क्लियर हुआ इसका डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल वाला डेफिनेशन है। देन उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड बाय वर्च्यू, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड बाय वर्च्यू द एनर्जी पोजेस्ड। ठीक है,
ये पी ओ ओ रहेगा यहाँ पे, पी ओ पोजेस्ड, ठीक है, डबल एस ई डी, ठीक है। इस स्पेलिंग को आप ठीक तरह से लिखिएगा। ओके, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट और पोजिशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ और एनी रेफरेंस लेवल, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट और पोजीशन above the surface of the earth or above any reference level, ठीक है, called पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या रहेगा? द एनर्जी, ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड by virtue of its motion or velocity is called काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फ्लूइड के या फिर लिक्विड के मोशन या फिर वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी लिक्विड में आता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये तीनों डेफिनेशन आप फटाफट से लिख लीजिए। प्रेशर एनर्जी को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो यहाँ पे रो जी एच, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। एंड काइनेटिक एनर्जी क्या है दोस्तों? हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, चलो ये हो गया डेफिनेशन। तीनों का डेफिनेशन फटाफट से आप लिख लीजिए। इसको अब इरेज करते हैं। अब हम लोग चले जाएंगे बर्नौलीज इक्वेशन पे, बर्नौलीज इक्वेशन या फिर बर्नौलीज थ्योरम पे। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है उसको अभी डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बर्नौलीज इक्वेशन से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलो तो हेडिंग लगाते हैं बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, सो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ऐसे होगा बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम। ओके, चलो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। This statement states that for the streamline flow, this theorem states that for the streamline flow, this theorem states that for the streamline flow of an ideal liquid, ideal liquid क्या है? the sum of pressure energy, potential energy and kinetic energy, ठीक है, the sum of pressure energy, पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम थ्रू आउट द फ्लो, पर यूनिट वॉल्यूम थ्रू आउट द फ्लो, ठीक है, थ्रू आउट द फ्लो इज कंस्टेंट, चलो बात समझ में आया क्या लिखा है यहाँ पे। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम थ्रू आउट द फ्लो इज कंस्टेंट। मतलब क्या है कि एक ऐसे पाइप के थ्रू अगर हमारा क्या है लिक्विड फ्लो हो रहा है, ऐसे इस तरफ से इधर लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो हम लोग इस सिस्टम पे, ये जो हमारा फ्लो सिस्टम है, तो कोई भी एक अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम उठा लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी प्लस आपका क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी रो वी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा, ओके, अगर हम लोग इस सेक्शन पे, ये पूरा सिस्टम पे कोई भी एक यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे जो रहेगा प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों ही सेम रहेगा। ओके, इस पूरा फ्लो सिस्टम पे थ्रू आउट द फ्लो सिस्टम, ओके, चाहे फ्लो सिस्टम हमारा कितना भी लंबा हो, पाइप जो है कितना भी लंबा हो, ओके, कोई भी एक पार्टिकुलर वॉल्यूम पे अगर हम लोग देखेंगे, कोई भी एक पार्टिकुलर जगह पे देखेंगे, तो वहाँ पे ये जो प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम है, सम बोले तो जोगफल, ठीक है, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट पे, ठीक है। यही है बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम का अब हम लोग अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं तो क्या होगा, बर्नौलीज थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सबसे पहले तो प्रेशर एनर्जी, ओके, प्रेशर एनर्जी प्लस क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो सिस्टम। ओके, तो प्रेशर एनर्जी को P से लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को रो जी एच से लिखते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यही है बर्नौलीज थ्योरम। ओके, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम को आप लिखिए, तो आप क्या करेंगे कि इस वाले स्टेटमेंट को लिखिएगा एंड इसके बाद इसको आप नीचे लगा दीजिएगा, ठीक है। इसको भी लिखना है, प्रेशर एनर्जी को P से लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग रो जी एच से लिखते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी को हाफ रो वी स्क्वायर से लिखते हैं, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। चलो अब कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं बर्नौलीज थ्योरम का, कि कहाँ कहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई होता है, ठीक है। चलो ये वाले तो आप लोगों ने लिख लिए हैं, अब एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम देख लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। सबसे पहला, लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, ठीक है। तो एरोप्लेन जब ऐसे रनवे पे भागते भागते, ठीक है, ऊपर उठता है, तब ये वाला जो थ्योरम है बर्नौलीज थ्योरम, ये वहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया पहला एप्लीकेशन, लिफ्ट ऑन एन ऑफ एन एरोप्लेन, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका स्प्रेयर। स्प्रेयर तो आप लोगों ने देखा होगा, स्प्रेयर
यहाँ पे भी क्या होता है, बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई होता है। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया आपका ब्लोइंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग स्टॉर्म। ब्लोइंग ऑफ द रूफ्स ड्यूरिंग स्टॉर्म। ठीक है, तो आंधी तूफान में अब देखिएगा कि जो घर के चाला होते हैं ना, वो हवा में उड़ जाते हैं। वो किस लिए, वो भी वहाँ पे भी बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन होता है। ओके, ठीक है ना, वहाँ पे भी बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन होता है। क्यों होता है ऐसा, चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे कोई घर का चाला है, ठीक है, तो बाहर बहुत तेज़ हवा चल रहा है, बाहर जो है बहुत तेज़ हवा चल रहा है, लेकिन घर के भीतर तो कोई हवा नहीं है ना, घर के भीतर हवा नहीं चलेगा, बाहर चलेगा। ठीक है, तो बाहर इस पोजीशन पे, ठीक है, इस जगह पे आप क्या कीजिएगा, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम निकालिए। एंड यहाँ पे अगर निकालते हैं तो फिर क्या होगा, देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका जो प्रेशर एनर्जी है वो कम है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा है। ओके, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर निकालते हैं P2 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा एंड ये वैल्यू कम देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट इज़ वाई यहाँ से ये जो है इस तरफ ऐसे प्रेशर देगा, तो अपने आप ये जो छत है, ये जो चाला है, ये अपने आप उड़ जाएगा। ओके, तो ऐसा होता है। चलो, तो यहाँ पे भी एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन आप याद रखिएगा कि बर्नौलीज थ्योरम कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। एरोप्लेन जब अपना रनवे छोड़ के आसमान में उड़ता है तब अप्लाई होता है। एंड दूसरा है स्पेयर में, ठीक है। एंड तीसरा है ब्लोइंग ऑफ द रूफ, जो आंधी तूफान के दिन घर के जो चाला उड़ जाते हैं हवा में, वहाँ पे भी बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई होता है। ठीक है, तो दोस्तों लगभग हम लोगों ने सारे जो टॉपिक है कवर कर लिए हैं हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से, यूनिट 5 से। तो यूनिट 5 यहाँ से ख़त्म हो रहा है। चलो, तो थ्योरी पार्ट ख़त्म हो गया है। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग बर्नौलीज थ्योरम से। ठीक है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बर्नौलीज थ्योरम से। तो वीडियो को मैं पॉज करके पूरा क्वेश्चन जो है मैं लिख लेता हूँ, देन उसके बाद वीडियो को मैं स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन ऑन बर्नौलीज थ्योरम। कहा गया है एरोप्लेन इज सो डिजाइंड व्हेन इट मूव्स ऑन रनवे द स्पीड ऑफ wind flow on the upper and lower surface of the wing are 70 meter per second and 63 meter per second respectively. What is the upthrust on the wing if area is 2.3 meter square and कहा गया है take density of air as 1.3 kg per meter cube। मतलब क्या है दोस्तों, एरोप्लेन का विंग कुछ इस तरह से होता है। एरोप्लेन का विंग मान लेते हैं ये एरोप्लेन का विंग है, ठीक है। इधर है अपर सरफेस, इधर है लोअर सरफेस। तो कहा गया है जब एरोप्लेन रनवे पे भागेगा, ठीक है, रनवे पे दौड़ेगा, तब यहाँ पे इस विंग के अपर साइड में जो एयर का वेलोसिटी है वो क्या है 70 मीटर पर सेकेंड एंड नीचे क्या है 63 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये कब है, ये आपका है जब जो एरोप्लेन है वो रनवे पे भाग रहा है, अभी ऊपर नहीं उठा है, भागते वक्त ऐसा है। ठीक है, ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। इस प्रेशर को हम लोग कहेंगे अप थ्रस्ट। ठीक है, इस प्रेशर को हम लोग अप थ्रस्ट कहेंगे। जब ये प्रेशर लगेगा यहाँ पे तभी तो उठेगा ना। ओके, ठीक है। चलो, तो इसी को हमें निकालना है, जिसके लिए हमें बताया गया है ये जो लोअर सरफेस एरिया है वो कितना है 2.3 मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी ऑफ एयर कहा गया है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो, अब इसको हम लोग कर लेते हैं, डायरेक्ट बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। टोटल एनर्जी एट अपर सरफेस, ठीक है, टोटल एनर्जी एट अपर सरफेस इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, टोटल एनर्जी एट लोअर सरफेस। ठीक है, यही तो है बर्नौलीज थ्योरम। हर एक पॉइंट पे क्या है, एनर्जी का जो समेशन है वो क्या रहेगा,
वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं अपर में P1 प्लस रो तो सेम रहेगा सबके लिए, रो जी, ठीक है। एंड हाइट जो है, हाइट भी आपका सेम रहेगा, ओके। एंड प्लस इधर क्या रहेगा, हाफ रो V1 स्क्वायर, मतलब अपर सरफेस में एयर का जो स्पीड है वो कितना है, इतना है, ठीक है। एंड इधर को हम लोग क्या लिखेंगे, P2, सॉरी इसको रो 2 नहीं, ये P2 प्लस रो जी एच, ये रहेगा रो जी एच, एंड यहाँ पे रहेगा रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें निकालना है प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2, ठीक है, P1 माइनस P2, ओके। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या रहेगा, ये रो जी एच ये वैनिश हो जाएगा, तो सिर्फ रहेगा हमारे पास हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ लेते हैं यहाँ पे, एंड रो का वैल्यू दिया गया है 1.3, एंड V2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 63, ठीक है। V2 का वैल्यू है 63 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिए, 63 का स्क्वायर क्या होता है, 63 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करना है 1.3 से, एंड उसको डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है माइनस 605.13, ठीक है। ये है प्रेशर का डिफरेंस P1 माइनस P2, माइनस आ रहा है। P1 हम लोगों ने किसका लिए हैं, P1 किसका लिए हैं दोस्तों, P1 हम लोगों ने लिए हैं अपर सरफेस, एंड P2 लिए हैं, देखो यहाँ पे P2 लिए है लोअर सरफेस। मतलब अगर P1 माइनस P2 है तो इसका मतलब क्या है, P2 ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग छोटे से ज़्यादा को माइनस करेंगे तभी ना हमें माइनस वैल्यू मिलेगा, तो P2 ज़्यादा है, मतलब नीचे से प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हमें देखना होगा कि इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, P2 माइनस P1 कर देते हैं 605.13 किलो न्यूटन, ओके। इसको हम लोग प्रेशर का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट, या फिर पास्कल भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इतना है प्रेशर डिफरेंस, एंड ये प्रेशर कहाँ पे लग रहा है, इस वाले एरिया में, ठीक है, जो विंग है, ठीक है, उस विंग के नीचे वाले एरिया में इतना प्रेशर लगेगा। एंड तो हम लोग थ्रस्ट कैसे निकालते हैं, तो थ्रस्ट कैसे निकलेगा, टोटल अप थ्रस्ट कैसे निकालते हैं, प्रेशर इनटू एरिया बोल के हम लोग उसको निकालते हैं। तो प्रेशर यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 605.13 इंटू यहाँ पे 2.3 आएगा प्रेशर, टोटल प्रेशर, ओके, प्रेशर डिफरेंस इनटू आपका क्या होगा, एरिया, जिस एरिया पे ये प्रेशर लगेगा। तो टोटल आपका क्या मिलेगा, 605.13 इंटू 2.3, ठीक है, ये आपको मिलेगा 2.3, ये आपको मिल जाएगा कितना, 1391.8, ठीक है। ये होगा आपका टोटल अप थ्रस्ट। एंड अप थ्रस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, अप थ्रस्ट निकालते हैं, इसका यूनिट है न्यूटन, ठीक है। तो इतना फोर्स लगेगा, इसको आप किलो न्यूटन पे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाई 1000 कर लीजिए, तो कितना मिलेगा, 1.3918 किलो न्यूटन, ओके। तो इतना थ्रस्ट लगेगा, यही है आंसर जो कि पूछा गया है। दोस्तों हमारा जो फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स 1 है वो यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। एंड अगर कुछ टॉपिक छूट गया है तो मैं उसके लिए स्पेशल क्लास दे के उसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। अभी केमिस्ट्री का 2 चैप्टर अभी बाकी है, तो फिर अब इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। डेली लेक्चर डालने की कोशिश करूँगा, लेकिन सेकंड सेमेस्टर का क्लासेस चल रहा है तो इसलिए डेली नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर को भी मेरे को एक साथ लेके चलना होता है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर एंड फर्स्ट सेमेस्टर दोनों को ही एक साथ लेके चलना होता है। तो फिर क्या करते हैं कि एक दिन बाद मैं केमिस्ट्री का क्लास डालूँगा, केमिस्ट्री को भी हम लोग जल्द ख़त्म कर देंगे। एंड इसके लिए सोच रहा हूँ कि MCQ सॉल्व कराऊँ, तो देखते हैं एक हफ्ते बाद
अगर पॉसिबल होता है तो फिर इसका हम लोग MCQ करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। हर एक चैप्टर के लिए हम लोग MCQ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलो अपना स्टडी बराबर करते रहना, एग्ज़ाम की चिंता बिल्कुल मत करिए। एग्ज़ाम होता है तो भी अच्छा, नहीं होता है तो भी अच्छा, लेकिन आप अपना स्टडी बराबर करते रहिए। क्या है कि नॉलेज आपको लेना है, ठीक है। आप चाहे प्रमोट हो जाए या फिर नहीं हो जाए, आपको एग्ज़ाम देना पड़े या फिर ना देना पड़े, लेकिन आपको तो नॉलेज लेना है ना, ओके। अगर आपके पास नॉलेज होता है तो आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये प्रमोशन के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। अगर प्रमोट होता है तो भी अच्छा है, अगर नहीं होता है तो भी अच्छा है। एग्ज़ाम अगर देना होगा तो देंगे, एग्ज़ाम से कौन डरता है। सिर्फ आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करते रहिए। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे फिर डरने लगेंगे एग्ज़ाम से। तो स्टडी बराबर करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देखा जाए क्या होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।